नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी में भारत के परिवहन के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको इसके अंतर्गत जो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम बदले गए हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं। तो साधारण सी भाषा में वस्तुओं एवं सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो पहुंचाने का साधन होता है उसी को ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन कहा जाता है। अर्थात व्यक्ति और वस्तु दोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का जो साधन होता है उसी को परिवहन कहते हैं। भारत में जो परिवहन है या फिर पूरे विश्व में जो परिवहन है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थल परिवहन यानी लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट और तीसरा होता है वायु परिवहन यानी एयर ट्रांसपोर्ट। स्थल परिवहन में भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है सड़क परिवहन यानी रोड ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है रेल परिवहन यानी रेल ट्रांसपोर्ट। ऐसे ही जल परिवहन के अंतर्गत भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आंतरिक जल परिवहन यानी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन यानी इंटरनेशनल वाटर ट्रांसपोर्ट। और वायु परिवहन में भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है घरेलू उड़ानें यानी डोमेस्टिक फ्लाइट और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें यानी इंटरनेशनल फ्लाइट। तो याद रखिएगा कि परिवहन के मुख्यतः 3 साधन होते हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन भी 2 प्रकार के होते हैं, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। जल परिवहन भी 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक जल परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन। और वायु परिवहन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है घरेलू उड़ानें और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इनके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सड़क परिवहन की। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय सड़क तंत्र जो है वो अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क तंत्र है। सड़क तंत्र मतलब रोड नेटवर्क की बात हो रही है। तो अमेरिका 1 नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर है। और अगर बात करें कि तीसरे नंबर पर कौन सा देश है तो तीसरे नंबर पर चीन है। तो याद रखिएगा कि जो भारतीय सड़क तंत्र है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क तंत्र है। ठीक है, सर्वाधिक जो सड़क तंत्र है वो भारत में महाराष्ट्र में पाया जाता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और उसके बाद पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और अगर बात करें कि सबसे कम सड़क तंत्र कहाँ पर पाया जाता है तो सबसे कम सिक्किम राज्य में, उसके बाद मिजोरम राज्य में और फिर गोवा राज्य में। यानी सिक्किम में सबसे कम, सिक्किम से थोड़ा सा ज़्यादा मिजोरम और मिजोरम से थोड़ा सा ज़्यादा गोवा में पाया जाता है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पर, महाराष्ट्र में, और सबसे कम सड़क घनत्व कहाँ पर पाया जाता है तो वो पाया जाता है सिक्किम में। अब सड़क परिवहन से संबंधित एक शब्द आता है, वह है सड़क घनत्व। तो सीधा सा आप ऐसा समझिए कि प्रत्येक 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों की जो कुल औसत लंबाई होती है उसी को सड़क घनत्व कहते हैं। मतलब कि जो 100 वर्ग किलोमीटर एरिया में जो सड़कों की कुल औसत लंबाई होगी पूरे भारत में उसी को क्या बोला जाएगा, सड़क घनत्व बोला जाएगा। ठीक है, भारत का जो सड़क घनत्व है वो है 166 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 1.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा कि यह भारत का कुल सड़क घनत्व है। जबकि भारत में जो अधिकतम सड़क घनत्व पाया जाता है वो पाया जाता है केरल में, केरल के बाद पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल के बाद असम में। जबकि जो न्यूनतम सड़क घनत्व है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप सड़क घनत्व के संबंध में याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सड़कों के प्रकार की। साथ ही साथ उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसके निर्माण और देखरेख की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सप्रेस वे की, जिसमें निर्माण और देखरेख की जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार की होती है। यानी केंद्र सरकार ही इसका निर्माण करवाता है और केंद्र सरकार ही इसकी देखरेख करता है। ठीक है, इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसकी निर्माण और देखरेख की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की ही होती है। तीसरा है राज्य राजमार्ग। तो जो राज्य राजमार्ग है इसके निर्माण और देखरेख में 75% योगदान केंद्र सरकार का होता है और 25% योगदान राज्य सरकार का होता है। और साथ ही साथ जिला सड़कों में भी केंद्र सरकार का 75% योगदान होता है और राज्य सरकार का 25% योगदान होता है। इसके बाद अगला आता है ग्रामीण सड़कें। तो जो ग्रामीण सड़कें हैं उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो है वो बराबर भागीदारी होती है, मतलब 50-50% की भागीदारी होती है।
फिर लास्ट आता है सीमा सड़कें। सीमा सड़कें मतलब आपको पता है कि सीमा सड़क जो है वो सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनवाया जाता है। सीमा सड़क संगठन अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। तो सीमा सड़कों में केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय की साझेदारी होती है, मतलब इसके निर्माण और देखरेख में केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय का योगदान होता है। तो ये चीज़ आप सड़कों के प्रकार के संबंध में याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं NHAI की। NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1988 में, जबकि इसने कार्य करना शुरू किया 1995 में। नेशनल हाईवे के रखरखाव व विकास के लिए NHAI द्वारा NHDP नामक परियोजना शुरू की गई। NHDP मतलब नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये जो परियोजना है ये 1998 में आई। मैं आपको बता दूं कि यह परियोजना PPP पर आधारित थी, अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित थी। यह देश की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है और इस परियोजना का जो क्रियान्वयन है वो NHAI द्वारा किया गया। जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसके कुल 7 चरण थे, जिसमें मुख्य रूप से हमको 2 चरण के बारे में डिटेल में पढ़ना है। बाकी मैं आपको बता जरूर दूंगा कि 7 चरण में क्या क्या उद्देश्य रखा गया था। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रथम चरण की। तो प्रथम चरण के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना लाई गई थी। यह जो परियोजना है 1999 में बनकर पूरी हुई थी, जबकि 2001 में आधिकारिक रूप से निर्माण कार्य की शुरुआत हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसके पूर्ण करने का जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था सन 2003, जबकि ये बनकर तैयार कब हुआ? तो ये बनकर तैयार हुआ सन 2012 में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है इसको पूरा करने का लक्ष्य 2003 रखा गया था, जबकि ये बनकर तैयार हुई है सन 2012 में। इसके अंतर्गत 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 4 लेन वाली सड़कों से जोड़ने का उद्देश्य रखा गया था। यह जो परियोजना है ये 13 राज्यों से गुजरती है। दिल्ली से निकलता है नेशनल हाईवे 19 जो कि कोलकाता जाता है। 1435 किलोमीटर लंबा मार्ग है, ठीक है। कोलकाता से नेशनल हाईवे 16 निकलता है जो 1684 किलोमीटर का है और पहुंचता है चेन्नई। और चेन्नई से निकलता है नेशनल हाईवे 48 जो कि 1290 किलोमीटर यात्रा करके मुंबई पहुंचता है। और मुंबई से भी नेशनल हाईवे जो 48 है वो फिर से जाकर दिल्ली में जुड़ जाता है 1419 किलोमीटर आगे जाकर। तो इस तरीके से ये दिखता है चतुर्भुज की तरह। इस कारण से इस परियोजना को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा गया है। इस चीज़ में आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो नेशनल हाईवे 48 है ना, इसका पुराना नाम नेशनल हाईवे 8 था और यह भारत का सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के संबंध में याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे चरण की। तो जो दूसरा चरण है ये भी 1999 में ही शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत 2 चीज़ें थी, पहला था उत्तर दक्षिण गलियारा और दूसरा था पश्चिम पूर्व गलियारा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर दक्षिण गलियारे की। जो उत्तर दक्षिण गलियारा है इसको नेशनल हाईवे 44 के नाम से जाना जाता है। यह भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है जो कि लगभग 4000 किलोमीटर का है। कहीं कहीं आपको 3745 किलोमीटर भी मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि 3745 किलोमीटर स्टार्टिंग में था, लेकिन धीरे धीरे इसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि किलोमीटर बढ़ता जाएगा। तो लगभग 4000 मान के चलिएगा। बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लंबाई से संबंधित एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो ये जो उत्तर दक्षिण गलियारा है ये जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से निकलता है, वहाँ से होते हुए हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और यहाँ पर तमिलनाडु पहुँचता है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ख़त्म हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से उत्तर दक्षिण गलियारा निकलता है और कहाँ पहुँचता है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। कौन सा? नेशनल हाईवे 44। इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो शेर शाह सूरी थे, तो शेर शाह सूरी द्वारा अपने राज्य को समेकित करने के लिए वर्तमान कोलकाता से पेशावर तक शाही राजमार्ग का निर्माण करवाया गया था।
जिसमें ब्रिटिश काल में इसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता था। और इसी के दो भाग हैं अभी, नेशनल हाईवे 44 जिसका पुराना नाम था नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 19 जिसका पुराना नाम था नेशनल हाईवे 2। तो याद रखिएगा कि ये शेर शाह सूरी द्वारा बनवाए गए ग्रैंड ट्रंक रोड का ही भाग है, यानी नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे 19 जो है तो इसमें इसका भाग भी शामिल है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिम पूर्व गलियारे की। तो मैं आपको बता दूं, जो पश्चिम पूर्व गलियारा है इसको नेशनल हाईवे 27 के नाम से जाना जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 3300 किलोमीटर है, जो कि गुजरात से लेकर असम तक बना हुआ है। गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक ये बना हुआ है। ये जो नेशनल हाईवे 27 है ये गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल होते हुए ये असम तक पहुंचता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो नेशनल हाईवे 44 है और नेशनल हाईवे 27 है ये एक दूसरे को उत्तर प्रदेश के झांसी में काटते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो एक दूसरे को उत्तर प्रदेश के झांसी में काटते हैं। मतलब नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे 27 जो हैं वो एक दूसरे से कहाँ पर मिलते हैं, तो ये मिलते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है प्रथम चरण और द्वितीय चरण के संबंध में। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे चरण की। तो तीसरे चरण के अंतर्गत 12,109 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास की बात कही गई। साथ ही साथ नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 द्वारा राज्यों को जोड़ने वाले उच्च यातायात पर विचार करने की बात कही गई थी। फिर आता है अगला चरण, चौथा चरण। तो चौथे चरण के अंतर्गत जो सिंगल लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग थे उनको डबल लेन में परिवर्तित करके चौड़ा करने का उद्देश्य रखा गया था। इसके बाद आता है पांचवा चरण। तो पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लेन वाली सड़क को 6 लेन में अपग्रेड करने की बात कही गई थी। और अब आता है छठवां चरण। तो छठवें चरण के अंतर्गत 1000 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेस वे बनाने की बात कही गई थी। मतलब एक्सप्रेस वे बनाने की योजना की बात कही गई थी। तो ये था छठवां चरण। और जो लास्ट है 7वां चरण, तो इसके अंतर्गत शहर के जो सड़क नेटवर्क हैं उनमें सुधार करने के लिए सड़क की सड़कों को रिंग रोड से जोड़ने का काम और साथ ही साथ नेशनल हाईवे को महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ने का उद्देश्य रखा गया था। तो ये है महत्वपूर्ण 7 चरण NHDP के। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसमें मुख्य रूप से आपको 2 ही चरण याद रखने हैं, पहला चरण और दूसरा चरण, जिसमें आपको याद रखना है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और दूसरा याद रखना है दक्षिण पश्चिम या फिर पश्चिम पूर्व गलियारा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के नामांकन की पद्धति की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि अभी हाल ही में भारत के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इनके नामों में परिवर्तन हुआ है। तो इसका अब नियम बनाया गया है कि कैसे राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम रखे जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 4 नियम बनाए गए हैं, जिसमें पहला नियम है वे नेशनल हाईवे जो पूर्व को पश्चिम से जोड़ते हैं उन्हें विषम संख्या दी जाएगी। मतलब ऐसे नेशनल हाईवे जो पूर्व को पश्चिम से जोड़ने का काम करते हैं उनको 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे नंबर दिए जाएंगे। और ये जो नंबर का क्रम है ना, ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर बढ़ता जाएगा। मतलब जो सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में बना होगा पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाला, उसको 1 दिया जाएगा। फिर उसके नीचे वाला जो नेशनल हाईवे है जो पूर्व को पश्चिम से जोड़ेगा उसको 3 दिया जाएगा, फिर 5 दिया जाएगा, फिर 7 दिया जाएगा। ऐसे नाम दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो नियम है वो ये है कि वे नेशनल हाईवे जो उत्तर को दक्षिण से जोड़ते हैं उनको सम संख्या दी जाएगी। मतलब अगर उत्तर से दक्षिण को जोड़ेंगे नेशनल हाईवे तो उनको 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा नाम दिया जाएगा। और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर इनकी जो संख्या है इसमें वृद्धि होगी। यानी जो सबसे पूर्व में है उसको 2 नाम दिया जाएगा, फिर उसके बाद वाले को 4, उसके बाद वाले को 6, उसके बाद वाले को 8। तो याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम की ओर ये क्रम चलेगा, पहले 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। और मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसे नेशनल हाईवे जो पूर्व को पश्चिम से जोड़ते हैं उनको उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ता हुआ क्रम में नंबर दिया जाएगा। और नंबर कैसा रहेगा? विषम रहेगा। मतलब 1 से शुरू होगा जो सबसे उत्तर में है और उसके बाद वो नंबर बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब जो तीसरा नियम है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। तीसरा नियम ये कहता है कि जो मुख्य हाईवे का नंबर है वो 3 अंक का नहीं होगा।
मतलब जो मुख्य हाईवे है ना उसका नंबर जो है वो केवल 2 ही अंक का होगा, 3 अंक का नहीं होगा। हाईवे की जो शाखा है वो ही 3 अंक की होगी। ठीक है, तो ये तीसरा नियम कहता है कि मुख्य नेशनल हाईवे का जो नंबर है वो 3 अंक का कभी नहीं होगा, केवल हाईवे की शाखा ही 3 अंक की होगी। और चौथा नियम ये कहता है कि 3 अंक के नेशनल हाईवे के साथ, यानी आपको मैंने बताया कि ये शाखा होगी 3 अंक वाले, तो शाखा के साथ जब सब ब्रांच जुड़ेगी, मतलब शाखा की शाखा जब होगी तो उसको ABCD ऐसा करके नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ABCD जो है वो 3 अंक वाले नेशनल हाईवे के साथ ही जुड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। 4 पद्धतियां हैं नेशनल हाईवे के नामांकन की। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें कि अगर आप चाहते हैं कि कैसे पहचाने कि कौन सी किसकी शाखा है तो उसके कुछ नियम होंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया नेशनल हाईवे 444, तो इसमें जो पीछे के 2 नंबर है ना 44, तो वो 44 मुख्य शाखा होगी। तो 44 की चौथी शाखा कहलाएगी 444। ठीक है, आगे 4 लिखा हुआ है ना, पीछे वाले 2 44 मुख्य शाखा, और आगे वाला जो अंक है वो कौन सा कहलाएगा, उसकी ब्रांच कहलाएगी। तो नेशनल हाईवे 44 की चौथी शाखा 444 होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी नेशनल हाईवे का नाम रखा गया है नेशनल हाईवे 402, तो इसमें देखिए जो 402 है ना, तो पीछे के 2 अंक मतलब नेशनल हाईवे 2 की कौन सी शाखा, चौथी शाखा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और अगर उस चौथी शाखा की भी कोई शाखा होगी तो फिर पीछे आपको नाम दिया जाएगा ABCD ऐसा करके। तो ये है नामांकन की पद्धति। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो नेशनल हाईवे हैं ये कहाँ से कहाँ तक गुजरते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे की, जिसमें पहला है NH1। जो NH1 है वो 2 नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी को जोड़ता है। मतलब लद्दाख की राजधानी लेह को और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को एक दूसरे से जोड़ने का काम कौन करता है, तो वह करता है नेशनल हाईवे 1। और ये श्रीनगर से भी आगे जाता है, ये जाता है उरी तक। तो याद रखिएगा कि जो नेशनल हाईवे 1 है ये उरी से लेह तक बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नेशनल हाईवे 1 है ये जोजिला दर्रे से होकर गुजरता है। इसके बाद अगला है नेशनल हाईवे 3, जो कि पंजाब के उटारी से हिमाचल प्रदेश के मनाली तक जाता है। फिर है नेशनल हाईवे 13, जो कि तवांग से नामचा को जोड़ने का काम करता है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये दोनों के दोनों अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित है। ठीक है, या फिर दुनिया का पहला जो सबसे बड़ा बौद्ध मठ वो कहाँ पर स्थित है। तो दोनों क्वेश्चन के उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे 19 की। तो जो नेशनल हाईवे 19 है इसका पुराना नाम था नेशनल हाईवे 2। ये जोड़ता है दिल्ली को कोलकाता से। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो है ये GT रोड का हिस्सा है, जिसका निर्माण किसने करवाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे 27 की। ये जो नेशनल हाईवे 27 है ये पोरबंदर से सिलचर तक जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कौन सा गलियारा है, ये पश्चिम पूर्व गलियारा है। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे 53 की। जो नेशनल हाईवे 53 है ये गुजरात के हजीरा से ओडिशा के पारादीप बंदरगाह तक जाता है। इसके बारे में आप एक चीज़ ये याद रखिएगा कि ये प्रायद्वीपीय भारत को उत्तर भारत से अलग करने का काम करता है। तो अभी तक हम लोगों ने विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे को देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सम संख्या वाले नेशनल हाईवे की। तो सबसे पहला सम संख्या वाला नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 2, जो कि असम के डिब्रूगढ़ को मिजोरम के सौंध से जोड़ने का काम करता है। यह सबसे पूर्वी राष्ट्रीय राजमार्ग है और यह भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। तो ये चीज़ आप नेशनल हाईवे 2 के संबंध में याद रखिएगा कि ये भारत का सबसे पूर्वी राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला है नेशनल हाईवे 4, जो कि दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है, जो कि पोर्ट ब्लेयर को दिगलीपुर से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद अगला है भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, जो है नेशनल हाईवे 44। इसको पहले नेशनल हाईवे 7 के नाम से जाना जाता था। ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करता है और इसको उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से भी जाना जाता है।
इसके बाद अगला है नेशनल हाईवे 52 जो कि पंजाब के संगरूर को महाराष्ट्र के अकोला से जोड़ने का काम करता है। फिर है नेशनल हाईवे 16 जो कि चेन्नई को कोलकाता से जोड़ने का काम करता है और यह पूर्वी तट पर स्थित नेशनल हाईवे है और याद रखिएगा कि पूर्वी घाट के समानांतर यह स्थित है। और इसके अलावा जो नेशनल हाईवे 66 है ये महाराष्ट्र के पनवेल को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करता है और ये पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी घाट के समानांतर बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा पूर्वी घाट के समानांतर कौन सा है तो वह है नेशनल हाईवे 16 और पश्चिमी घाट के समानांतर कौन सा नेशनल हाईवे बना हुआ है तो वह है नेशनल हाईवे 66 है। ठीक है, इसके बाद अगला है नेशनल हाईवे 48 जिसका पुराना नाम था नेशनल हाईवे 8 है। ये जो नेशनल हाईवे है ये चेन्नई को मुंबई से और मुंबई को दिल्ली से जोड़ने का काम करता है। आपको पता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत इसका विकास किया गया है और ये भारत का सबसे व्यस्ततम नेशनल हाईवे भी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे 44 के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात की। जो नेशनल हाईवे 44 है ना इसमें सबसे लंबी सड़क सुरंग बनी हुई है जिसका नाम है चेनानी नासेरी सुरंग, जिसका नया नाम रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आपको पता है कि ये जो सुरंग है इसकी लंबाई कितनी है 9.28 किलोमीटर। तो ये किस नेशनल हाईवे में पड़ता है तो ये पड़ता है नेशनल हाईवे 44 में। ठीक है, और इसका एक और अन्य नाम है वो है पत्नी टॉप। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसके 3 नाम है चेनानी नसेरी सुरंग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पत्नी टॉप। ठीक है, जबकि भारत की दूसरी सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है वो है रोहतांग दर्रे में स्थित अटल सुरंग। इसकी जो लंबाई है वो है 9.20 किलोमीटर। और एक और महत्वपूर्ण सुरंग के बारे में आपने सुना होगा वो है जवाहर सुरंग। तो आपको पता है जो जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रे में स्थित है ना, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है तो वो है 2.5 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत के सड़क परिवहन के बारे में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत के रेल परिवहन की। तो भारत में जो प्रथम रेल है वो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर में चलाई गई थी। इसमें कुल 14 डिब्बे थे जिसमें 400 यात्री बैठे हुए थे। जबकि विश्व की जो पहली ट्रेन है उसमें 600 यात्री बैठे हुए थे और वो चलाई गई थी 27 सितंबर 1825 को। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी तो वो चलाई गई थी स्टॉकटन से डॉलिंगटन तक। ठीक है, और याद रखिएगा कि विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो है ट्रांस साइबेरिया जो कि रूस में स्थित है और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है तो ये जाता है लेनिनग्राड से ब्रांडीबोस्टक तक। जबकि भारत का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ है जिसमें विवेक एक्सप्रेस चलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत में रेल की जो शुरुआत है वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी। भारतीय रेल तंत्र जो है वो यूएसए, रूस और चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल तंत्र है। जबकि अगर बात करें कि विद्युत रेल तंत्र में भारत का स्थान कौन सा है तो विद्युत रेल तंत्र में भारत रूस के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में जो प्रथम विद्युत ट्रेन थी उसका नाम था डक्कन क्वीन। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है वो 1905 में की गई थी। भारतीय रेल जो है वो 3 प्रमुख रेल गेज पर कार्यरत है। पहला ब्रॉड गेज जिसको बड़ी लाइन के नाम से जाना जाता है जो कि 1.67 मीटर की होती है। यहाँ पर गेज का मतलब पटरी के बीच के गैप का होता है। तो जो बड़ी गेज होती है ना यानी बड़ी लाइन जो होती है ना इसमें पटरी का जो गैप होता है वो 1.67 मीटर का होता है। दूसरा है मीटर गेज जिसमें 1 मीटर का गैप होता है और तीसरा है नैरो गेज जिसको छोटी लाइन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 0.67 से 0.76 मीटर का गैप होता है। तो याद रखिएगा कि जो भारतीय रेल है वो प्रमुख 3 रेल गेज पर कार्यरत रहती है। इसके अलावा जो भारतीय रेल तंत्र का सर्वाधिक घनत्व है वो सबसे ज़्यादा पंजाब में पाया जाता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में और उसके बाद उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत की सबसे धीमी चलने वाली जो ट्रेन है उसका नाम है ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन। इसकी जो स्पीड है ना वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जबकि भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1951 में किया गया था। भारतीय रेल जो है उनमें से कुछ प्रमुख रेलें हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। पहली है दार्जिलिंग रेल जो कि 1999 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई थी।
दूसरी है नीलगिरी रेल, इसको 2005 में शामिल किया गया। तीसरी है कालका शिमला रेल, जिसको 2008 में शामिल किया गया। और एक है छत्रपति शिवाजी रेलवे, इसको 2004 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है, आपको ये चीज़ पता है। पहला है पूर्वी रेलवे, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। दूसरा है पश्चिमी रेलवे, जिसका मुख्यालय मुंबई चर्चगेट में स्थित है। तीसरा है पश्चिमी रेलवे, जिसका मुख्यालय दिल्ली में। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली कर्नाटक में। और दक्षिण पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। इसके अलावा मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो तेलंगाना के सिकंदराबाद में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। और पश्चिम पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो बिहार के हाजीपुर में स्थित है। इसके अलावा जो 14वां है वो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी में। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर। और दक्षिण पूर्व तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो विशाखापट्टनम में स्थित है। तो यहाँ से यही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद ना हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसकी ट्रिक आपको दे दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो नेशनल हाईवे है ना वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, इसको भी मैं आपको ट्रिक से याद जरूर करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको भारतीय रेलवे के संबंध में एक चीज़ और याद रखनी है कि भारत में जो मेट्रो रेल है इसकी शुरुआत 1975 में कोलकाता में की गई थी। सबसे लंबी जो मेट्रो रेल है वो दिल्ली मेट्रो है, जो कि जापान तथा दक्षिण कोरिया की सहायता से चालू की गई है। इसके अलावा मोनो रेल की जो शुरुआत है वो मुंबई में की गई 1 फरवरी 2014 को। जल मेट्रो की शुरुआत जो है वो कोच्चिन में की गई 2019 में। और बुलेट ट्रेन जो है इसकी शुरुआत मुंबई से अहमदाबाद के लिए किया गया सन 2022 में। इसका जो यात्रा का मतलब की दूरी है वो है 502 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाएगी पहली बार भारत में, मुंबई से अहमदाबाद, कितने किलोमीटर में, तो 502 किलोमीटर में। किसकी सहायता से, तो ये चलाएगी जापान की सहायता से। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है श्रीधरन को, ठीक है। और भारत की सबसे लंबी जो रेल सुरंग है वो है पीर पंजाल सुरंग, जो कि 11.2 किलोमीटर लंबी है। और दूसरी सबसे लंबी जो रेल सुरंग है वो है कारगुडे सुरंग, जो कि 6.5 किलोमीटर लंबी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत के स्थल परिवहन से संबंधित जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको देखा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जल परिवहन के बारे में। तो जल परिवहन क्या होता है? जल मार्ग के माध्यम से व्यक्ति या फिर वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना जल परिवहन कहलाता है। जल परिवहन 2 प्रकार के होते हैं। एक है आंतरिक जल परिवहन, जो कि नदियों, झीलों व नहरों के द्वारा किया जाता है। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन, जो कि समुद्री मार्गों द्वारा बंदरगाहों से किया जाता है। तो ये तो समझाने की जरूरत नहीं है कि आंतरिक जल परिवहन किसे कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन किसे कहते हैं। भारत के अंदर होगा तो आंतरिक और भारत के बाहर होगा तो अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। यह जो जल परिवहन है यह सबसे प्राचीन व सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। भारत के परिवहन में जो आंतरिक जल परिवहन का योगदान है वो 1% से भी कम है। इसका कारण ये है कि यहाँ की नदियों के जल में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। बरसात के टाइम पे ज़्यादा पानी और गर्मी के टाइम पे पानी ख़त्म हो जाता है ज़्यादातर नदियों में। साथ ही साथ प्राकृतिक अवरोध भी देखने को मिलते हैं, मतलब कि वाटरफॉल हो गए या फिर कहीं कहीं बालू का ढेर लग गया, ये सब चीज़ें। तो गादीकरण भी देखने को मिलता है, या फिर सिंचाई के लिए नदियों का जल जो है वो उपयोग कर लिया जाता है। और भी मानवीय कारण होते हैं, जैसे डैम बनाना। तो ये सब कारण है जिस कारण से जो भारतीय परिवहन में आंतरिक जल परिवहन का योगदान है वो 1% से भी कम है, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम की जो स्थापना है वो 1967 में कोलकाता में शुरू की गई थी। इसके द्वारा मालवाहक एवं यात्री सेवा शुरू की गई थी 3 जगह के लिए, कोलकाता से असम के करीमगंज के लिए, कोलकाता से बांग्लादेश के लिए और पटना से हल्दिया के लिए। भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण की जो स्थापना है वो 1986 में नोएडा में की गई थी। और राष्ट्रीय आंतरिक नौवहन संस्थान की स्थापना जो है वो पटना में की गई थी।
इसके अलावा आपको जल परिवहन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नेशनल वाटरवे याद रखने हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नेशनल वाटरवे 1 की, यानी NWW 1 की। यह प्रयागराज से हल्दिया के लिए जाता है तथा यह भारत का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग भी है, जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। तो यह प्रयागराज से पटना, पटना से फरक्का और फरक्का से कोलकाता होते हुए हल्दिया तक पहुंचता है। कुल मिलाकर ये 4 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो ये चीज़ आपको नेशनल वाटरवे फर्स्ट के बारे में याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं NWW2 की, जो कि असम के सदिया से पश्चिम बंगाल के धुबरी के बीच स्थित है। यह 891 किलोमीटर का रास्ता है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है। इसके बारे में आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि सागरमाला परियोजना के अंतर्गत सन 2017 में NWW2 में प्रथम सीमेंट कार्गो की शुरुआत की गई थी। इसके बाद अगला है NWW3, जो कि कोलकाता से कोट्टापुरम के लिए जाता है। यह 205 किलोमीटर का रास्ता है और मैं आपको बता दूं कि यह जो NWW3 है, यह पश्चिमी तट नहर, चंपाकारा नहर और उद्योग तट नहर से होकर गुजरता है। ठीक है। इसके बाद अगला है NWW4, जो कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से पांडुचेरी के लिए 1095 किलोमीटर में बना हुआ है। यह कृष्णा गोदावरी नहर से बर्मिंघम नहर तक बना हुआ है, मतलब ये इन दोनों नहरों से होकर गुजरता है। फिर अगला है नेशनल वाटरवे 5, जो कि जियोन खली से पारादीप के लिए 623 किलोमीटर में स्थित है और ये ब्रह्मणी नदी से होकर गुजरता है। और अगला जो है वो है नेशनल वाटरवे 6, जो कि लखीमपुर से भंगा के लिए 121 किलोमीटर में बराक नदी में स्थित है। और इसके बारे में आप ये याद रखिएगा कि ये भारत का सबसे छोटा तथा सबसे नवीनतम आंतरिक जलमार्ग भी है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो आंतरिक जल परिवहन से संबंधित चीज़ें थी उनको देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन की। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन है, ये बंदरगाहों द्वारा समुद्री मार्गों से होता है। भारत में 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं और 200 से ज़्यादा छोटे बंदरगाह स्थित हैं। सबसे अधिक बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में हैं और सबसे अधिक छोटे बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो छोटे बंदरगाह हैं वो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के बाद गुजरात में हैं। भारत में पश्चिमी व पूर्वी तट जो हैं वो समुद्र से लगे हुए हैं, तो दोनों किनारे पर आपको बंदरगाह देखने को मिल जाते हैं। समुद्री सीमा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है भारत की। और अगर बात करें द्वीपों सहित, तो द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर कुल लंबाई है। भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं, जिनमें सबसे लंबी जो सीमा है वो गुजरात, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु बनाता है। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार जो है वो सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम लोग एक एक करके सभी बंदरगाह के बारे में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कांडला बंदरगाह की। कांडला बंदरगाह, जिसका नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, और ये गुजरात में स्थित है। इसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं। और यह जो बंदरगाह है यह एक मुफ्त व्यापार केंद्र है, मतलब कि यहाँ पर आयात निर्यात शुल्क नहीं लगता है। और इस बंदरगाह के द्वारा नमक तथा सूखे मेवे का निर्यात किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला है मुंबई बंदरगाह, जो कि आपको पता है महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है, तो जाहिर सी बात है मुंबई बंदरगाह जो है वो महाराष्ट्र में स्थित होगा। यह सबसे बड़ा तथा सबसे व्यस्त प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है और इस बंदरगाह के द्वारा भारत में पेट्रोलियम और इंजीनियरिंग उत्पादों का आयात किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला है नहावा सेवा बंदरगाह, जिसका नया नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह बंदरगाह भी महाराष्ट्र में स्थित है और यह सर्वाधिक आधुनिक बंदरगाह भी है। और इस बंदरगाह को कंटेनर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो नहावा सेवा बंदरगाह है ना, इसको मुंबई बंदरगाह के बोझ को कम करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद अगला है मर्मागावो बंदरगाह, जो कि गोवा में स्थित है। और गोवा में कहाँ स्थित है, तो ये जुआरी नदी के मुहाने में स्थित है। और यहाँ पर काजू तथा लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा काजू और लौह अयस्क का जो निर्यात है वो मर्मागावो बंदरगाह से
किया जाता है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर मतलब जो मर्मागावो बंदरगाह है ना, ये सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का निर्यात किस देश के लिए करता है। ये फेमस है, एक ही देश के लिए महत्वपूर्ण रूप से करता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं न्यू मंगलोर बंदरगाह की, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे असुरक्षित बंदरगाह है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं। इस कारण से इसको सुरक्षित करने के लिए समुद्र में कंक्रीट की दीवार बनाई गई है। इसे कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जबकि विश्व का जो कॉफ़ी बंदरगाह है वो सेंटोस बंदरगाह को कहा जाता है, जो कि ब्राज़ील में स्थित है। ये जो बंदरगाह है, यहाँ से कॉफ़ी और लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। आपको पता है कि कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, तो वह है कर्नाटक। और ये जो न्यू मंगलोर बंदरगाह है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो जाहिर सी बात है यही कारण है कि इसको कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला है कोच्चि बंदरगाह, जो कि केरल राज्य में स्थित है। इस बंदरगाह को मसाला बंदरगाह या फिर नारियल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और आपको पता ही है कि कोच्चि को अरब सागर की रानी भी कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोलकाता बंदरगाह की। तो ये जो कोलकाता बंदरगाह है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है, जो कि हुगली नदी में बना हुआ है। और ये नेपाल तथा भूटान को निर्यात कार्य करता है। ठीक है, मतलब नेपाल और भूटान को इसी बंदरगाह से चीज़ें निर्यात की जाती हैं। इसके बाद अगला है हल्दिया बंदरगाह। जो हल्दिया बंदरगाह है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह कोलकाता बंदरगाह का ही एक भाग है और इसे भारत का जूट बंदरगाह कहते हैं। और यहाँ से जूट निर्यात किया जाता है। ठीक है, आपको पता है जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। जाहिर सी बात है यही कारण है कि यहाँ से जूट निर्यात किया जाता है, तो इसको जूट बंदरगाह कहते हैं। ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं पारादीप बंदरगाह की, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है और इसे भारत का लौह बंदरगाह कहा जाता है। बैलाडीला खान से जापान को लौह अयस्क का निर्यात यहाँ से किया जाता है। ठीक है। फिर अगला है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और ये भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। साथ ही साथ सबसे गहरा बंदरगाह भी है। और सुरक्षित इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है डॉल्फिन पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है, जिस कारण से हवाएं जो है यहाँ पर ज़्यादा नहीं चलती हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एन्नौर या फिर के कामराज बंदरगाह की। एन्नौर बंदरगाह जो है ना, इसको 2014 में नाम बदलकर के कामराज कर दिया गया है। यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यहाँ पर एक शब्द आया के कामराज। तो मैं आपको बता दूं, जो के कामराज हैं ये स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ ही साथ इनको आधुनिक तमिलनाडु का पिता या फिर निर्माता भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि एन्नौर या फिर के कामराज जो बंदरगाह है, ये कहाँ स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और यह एक कारपोरेट बंदरगाह है और इसका जो विकास है वो एशियाई विकास बैंक द्वारा किया गया है। मतलब एशियाई विकास बैंक द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह की। जो तूतीकोरिन बंदरगाह है, ये तमिलनाडु के तट में मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इस बंदरगाह को मोती बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, जबकि मोतियों के शहर के नाम से भारत में हैदराबाद को जाना जाता है। यह बंदरगाह भारत और श्रीलंका के मध्य सर्वाधिक व्यापार करता है। इस बंदरगाह का 2011 में नाम बदलकर भियो चिदंबरनार बंदरगाह कर दिया गया है। भियो चिदंबरनार वह व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार स्वदेशी नौवाहन सेवा 1906 में तूतीकोरिन से कोलंबो के लिए चलाया था। इसी कारण से तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम बदलकर भियो चिदंबरनार बंदरगाह कर दिया गया है। अब अगला बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। यह बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है और यह बंदरगाह मुख्य रूप से चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित होता है तथा यह भारत का पहला कृत्रिम बंदरगाह भी है, जिसको 1869 में विकसित किया गया था। इसके बाद अगला है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जो कि आपको पता है अंडमान निकोबार में स्थित है, क्योंकि जो पोर्ट ब्लेयर है वो अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत के जो जल परिवहन से संबंधित चीज़ें थी उनको देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं वायु परिवहन की। वायु परिवहन का सबसे तेज व सबसे आधुनिक साधन है। भारत में प्रथम वायु डाक सेवा की जो शुरुआत है वो 1911 में प्रयागराज से नैनी के मध्य की गई थी। 1922 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की गई और 1953 में सभी निजी वायु सेवाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।
एयर इंडिया जो है वो घरेलू जो यातायात से संबंधित कार्य करती है, मतलब घरेलू वायु परिवहन का कार्य करती है। और इंडियन एयरलाइंस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन का काम करती है। अब हम लोग भारत के कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात कर लेते हैं कि वो कहाँ पर स्थित हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे की, जो कि लखनऊ में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। जयनारायण प्रकाश हवाई अड्डा पटना में स्थित है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची, राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल, देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा जो इंदौर है वहाँ पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में स्थित है। लोकप्रिय गोपीनाथ वर्डोलई हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है। बीजू पटनायक हवाई अड्डा भुवनेश्वर। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद और वीर सावरकर हवाई अड्डा जो है वो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं भारत के, जिनके नाम आपको याद रखने हैं। अगर आपको नाम याद नहीं होते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इनकी ट्रिक भी बना दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत के परिवहन के बारे में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको देखा। वीडियो के बीच में दो महत्वपूर्ण शब्द आए होंगे, एक था भारतमाला परियोजना और एक है सागरमाला परियोजना। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारतमाला परियोजना की। भारतमाला परियोजना जो कि 2017 में शुरू की गई और 2022 तक चली, यह जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए थी, जिसमें 550 जिला मुख्यालयों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। और साथ ही साथ इसका कारण ये भी था कि माल एवं यात्रियों को तीव्र गति से परिवहन साधन उपलब्ध करवाया जा सके, ठीक है। इसके बाद अगला है सागरमाला परियोजना, जो कि 2015 में चालू की गई। इसकी घोषणा वैसे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सन 2004 में की गई थी, लेकिन 25 मार्च 2015 को इसको मंजूरी दी गई। यह जो परियोजना है ये बंदरगाहों का आधुनिकीकरण तथा नए बंदरगाहों के विकास के लिए थी। तो ये जो परियोजना है बंदरगाहों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का काम करती थी। 3 बंदरगाहों को विशेषकर आर्थिक क्षेत्र SEZ में रखा गया है ना, मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र में रखा गया। पहला चेन्नई बंदरगाह जो कि ऑटोमोबाइल का केंद्र है। दूसरा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि SEZ में रखा गया, मतलब अन्य सभी उत्पादों के लिए। तीसरा है सिक्का बंदरगाह जो कि जामनगर गुजरात में स्थित है। ये पेट्रो रसायन का केंद्र है, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, वो है सेतु भारतम। सेतु भारतम जो है ये 4 मार्च 2016 को ये योजना लाई गई और दिसंबर 2019 तक इसमें ये लक्ष्य रखा गया कि सभी नेशनल हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाया जाएगा। 2 प्रकार से, पहला ROB और दूसरा RUB। ROB मतलब रेलवे ओवर ब्रिज और RUB मतलब रेलवे अंडर ब्रिज, ठीक है। तो याद रखिएगा जो सेतु भारतम योजना थी ये 4 मार्च 2016 में आई और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था कि दिसंबर 2019 तक सभी नेशनल हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत के परिवहन व्यवस्था के बारे में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको देखा। अब हम लोग एक एक करके भारत के नए राष्ट्रीय राजमार्ग को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि उरी से लेह तक जाता है। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि ये बारामूला तक जाता है, मतलब बारामूला से लेह तक। तो मैं आपको बता दूं कि ये बारामूला तक जाता था, लेकिन अब इसको खींचकर कहाँ तक बना दिया गया है, उरी तक बना दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये उरी से लेह तक जाता है। तो इसको आसानी से याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर की बात हो रही है, मतलब 1 नंबर की बात हो रही है। और अगर किसी को 1 नंबर की चीज़ मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि वो ले उड़ेगा, है ना। अगर किसी को 1 नंबर की कोई भी चीज़ मिल जाए तो वो ले उड़ेगा। तो ले फॉर लेह और उड़ना फॉर उरी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है वो लेह से उरी तक है, ठीक है। मान लीजिए किसी को बहुत अच्छी धातु मिल गई, जैसे हीरा मिल गया, कोहिनूर मिल गया, तो जाहिर सी बात है 1 नंबर की चीज़ है तो वो ले उड़ेगा। तो आपको याद हो जाएगा आपको ऐसे कि लेह से उरी तक भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जाता है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो कि असम के डिब्रूगढ़ से मिजोरम के तुईपांग गांव तक जाता है। ये जो तुईपांग गांव है ये सैया जिला में पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए डिब्रूगढ़ में आपको एक शब्द मिल जाएगा देब्रो। डिब्रू देब्रो, देब्रो मतलब कोई मांग रहा है कि ब्रो मुझे दो, ठीक है, देब्रो या फिर दो ब्रो। तो 2 से क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 2। और तुईपांग में आपको एक शब्द मिल जाएगा तुई, और तुई से मिलता जुलता एक शब्द है दुई। तुई
दुई दुई भी बोलते हैं ना दो को, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है ये असम के डिब्रूगढ़ से मिजोरम के तुईपांग गांव तक जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 3 और ये पंजाब के अटारी से लेह तक जाता है। पहले ये बोला जाता था कि ये मनाली तक जाता है, हिमाचल प्रदेश के मनाली तक, लेकिन अब इसको खींचकर कहाँ तक बना दिया गया है, लेह तक बना दिया गया है, जो कि लद्दाख में है। आपको पता ही है लेह जो है लद्दाख की राजधानी है। तो यहाँ पर देखिए इसको बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 शब्द लिखा हुआ है ना, और अटारी में जो आ है स्टार्टिंग में देखने में कैसा लग रहा है, 3 की तरह। मनाली में अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो मनाली एम से स्टार्ट होगा, और एम से आपको पता है जो एम है वो भी 3 की तरह दिखेगा, और लेह का जो ला है वो भी 3 की तरह दिखेगा। तो तीनों के तीनों जो है वो 3 की तरह दिखेंगे स्टार्टिंग में। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कहाँ से कहाँ तक जाता है, अटारी से मनाली और मनाली से लेह तक। ठीक है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 4, और जो राष्ट्रीय राजमार्ग 4 है ये चिड़िया टापू पोर्ट ब्लेयर से मायाबंदर होते हुए दिगलीपुर तक जाता है। तो ये आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 4 शब्द लिखा हुआ है, और चिड़िया को कहीं कहीं चिड़िया भी बोलते हैं। चिड़िया में आपको 4 शब्द मिल जाएगा, चिड़िया 4 दोनों मैच करते हैं ना। और यहाँ पर जो दिगलीपुर लिखा हुआ है ना, तो दिगलीपुर में आपको शब्द मिल जाएगा 2 गली, दिगली 2 गली। और आपको पता है जब 2 गली आपस में मिल जाती हैं तो चौराहा बनाती हैं, है ना। 2 गली अगर आपस में एक दूसरे को काट दें तो जाहिर सी बात है वो चौराहा बनाएंगी, तो चौराहा से आपको 4 याद आ जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जो है ये चिड़िया टापू से दिगलीपुर तक जाता है। अच्छा, अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग अंत तक वीडियो को देख लेते हो तो लाइक करना भूल जाते हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 5, और जो राष्ट्रीय राजमार्ग 5 है ये पंजाब के फिरोजपुर से लुधियाना होते हुए सिपकीला दर्रा के पास तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक शब्द मिल जाएगा सिपकीला में कीला, और आपको पता है जो कीला होता है वो गाड़ी को पंचर करने में उपयोगी होता है। मतलब अगर गाड़ी में कहीं भी उसके टायर में कीला लग जाए तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी क्या हो जाएगी, पंचर हो जाएगी। और पंचर में आपको 5 शब्द मिल जाएगा, मतलब कीला लगने से गाड़ी पंचर, तो कीला से सिपकीला और पंचर से 5। और फिरोजपुर में आपको एक शब्द मिल जाएगा रोज, रोज मतलब गुलाब की बात हो रही है। तो मान लीजिए कोई लड़का है जो कि रोज लेकर किसी लड़की के पास जाता है, तो जाहिर सी बात है उसको पंच भी मिल सकता है ना। उसको पंच मिलेगा मतलब कि उसको मारा जाएगा, तो पंच से आपको 5 याद आ जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 5 है ये फिरोजपुर से सिपकीला दर्रा तक जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 6, और ये जो है ये असम के जोराबाद से लेकर मिजोरम के जोखावर तक जाता है। तो ये आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जोराबाद में आपको एक शब्द मिल जाएगा जारा, ठीक है, जोरा जारा। और जोखावर में जो खा लिखा हुआ है उसका वा वाला हिस्सा अगर काट दें तो वो भी जोरा टाइप का दिखेगा, है ना। जो खा है वो रा टाइप का दिखेगा तो वो भी जोरा बन जाएगा। मतलब दोनों में आपको यहाँ पर जोरा शब्द दिखेंगे। तो आपको पता है जोरा में एक शब्द आपको दिखेगा जारा, जारा मतलब ठंड की बात हो रही है, जाड़ा जारा ठंड। तो जाहिर सी बात है कि जारा में हम लोग क्या करते हैं, गद्दे के अंदर छुपे रहते हैं। तो छुपना से आपको 6 याद आ जाएगा। तो जारे में छुपे रहते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कहाँ से कहाँ तक जाता है, जोराबाद से जोखावर तक। ठीक है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 7, और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है ये पंजाब के फजीलका से उत्तराखंड के माना दर्रा तक जाता है। तो ये तो और भी आसान हो गया क्योंकि यहाँ पर 7 की बात हो रही है, और 7 को बोलते हैं सेवन। सेवन में आपको सेव शब्द मिल जाएगा, सेव करना मतलब बचाना। और यहाँ पर फजीलका में आपको फौजी शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है जो हमारे फौजी भाई हैं वो हमारे देश की मान सम्मान को बचाते हैं, है ना। हमारे देश के मान सम्मान को बचाने का काम कौन करते हैं, हमारे फौजी भाई। बचाना मतलब सेव करना, तो सेव से सेवन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है ये पंजाब के फजीलका से उत्तराखंड के माना दर्रा तक जाता है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 8, और जो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 है ये करीमगंज से सबरूम तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए करीमगंज में आपको एक शब्द मिल जाएगा करीम में करीब, करीम करीब, और सबरूम में आपको एक शब्द मिल जाएगा रूम।
तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए कोई एक रूम बना हुआ है 10 बाई 10 का या फिर 12 बाई 12 का, और उसी रूम के करीब में एक और रूम बना दिया जाए सेम साइज का, तो दोनों देखने में कैसे लगेंगे? 8 की तरह लगेंगे, है ना। अगर एक रूम के करीब में एक और रूम बना दिया जाए तो देखने में वो 8 की तरह लगेंगे। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 8 करीमगंज से सबरूम तक जाता है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 9, जो कि मलोट, जो कि पंजाब में पड़ता है, वहाँ से अस्कोट उत्तराखंड तक जाता है। जो मलोट है ये मुक्तसर साहिब ज़िले पर पड़ता है, और जो अस्कोट है ये पिथौरागढ़ ज़िले पर पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, मलोट में आपको एक शब्द मिल जाएगा लोट, और अस्कोट में आपको एक शब्द मिल जाएगा कोट। तो दोनों शब्द क्या हो गए? लोट और कोट। और नाव को याद करने के लिए कर लेते हैं नाव। नाव आपको पता है, नाव जिसको बोट भी बोलते हैं। तो बोट, लोट, कोट सब मैच कर रहे हैं ना। बोट, लोट, कोट सब एक जैसे शब्द लग रहे हैं। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 9 है वो मलोट से अस्कोट तक जाता है। या फिर पिथौरागढ़ को अगर याद करना है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी पिथौरागढ़ दे देता है ऑप्शन में, तो पिथौरागढ़ में आपको एक शब्द मिल जाएगा पिथौरा। मतलब कोई व्यक्ति है जो कि किसी भी जगह पर, या मान लीजिए कोई भी तालाब है उसमें नाव में घूम रहा है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, बीच तालाब में जाकर पानी पी रहा है तालाब का। तो वो बोल रहा है नाव वाला कि भाई थोड़ा पी थोड़ा, जिससे कि हम लोग लौट सकें। अगर ज़्यादा पी लेगा तो जाहिर सी बात है वजन जो है वो बढ़ जाएगा, और वजन बढ़ गया तो नाव डूब जाएगी और हम लोग लौट नहीं पाएंगे। तो बोला है कि भाई पिथौरा, ठीक है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि ये पिथौरागढ़ से जाता है कहाँ तक? लौट नहीं पाएंगे तो लौट फॉर मलोट तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 10, जो कि सिक्किम के गंगटोक से जो फुलवारी सिलीगुड़ी है वहाँ तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए 10 की बात हो रही है, और 10 को याद करने के लिए कर लेते हैं दर्शन, ठीक है। दर्शन 10 दोनों मैच करेंगे। तो दर्शन की बात हो रही है, और गंगटोक में आपको शब्द मिल जाएगा गंगा। तो गंगा माँ के दर्शन करने जाना है तो जाहिर सी बात है फूल लेकर जाएंगे, है ना। फूल लेकर जाएंगे तो फूल फॉर फुलवारी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गंगा माँ के दर्शन के लिए फूल लेकर जाएंगे। दर्शन से 10, गंगा से गंगटोक, और फूल से फुलवारी। या फिर दूसरा भी तरीका है कि गंगा माँ के दर्शन के लिए अगर हम जाएंगे तो किसी न किसी वाहन से जाएंगे। वाहन मतलब बस से भी जा सकते हैं, बस से आपको 10 हो जाएगा, या फिर ट्रेन से ट्रेन हो जाएगा। और सिलीगुड़ी में आपको गुडी शब्द लिखा हुआ है, गुडी को गड्डी कर लेते हैं, मतलब गाड़ी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 13, जो कि तवांग से बाकरो तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए 13 में एक शब्द आपको मिल जाएगा तरा। तरा मतलब तलने की बात हो रही है, जैसे कोई भी चीज़ होती है उसको तलने की बात हो रही है। तवांग में आपको एक शब्द मिल जाएगा तवा। तवा आपको पता है एक बर्तन है। और यहाँ पर बाकरों को याद करने के लिए कर लेते हैं बकरा। तो आपको पता है बकरा मतलब नॉनवेज जो खाते हैं वो खा लेते हैं, तो जाहिर सी बात है उसको तल के खाया जाता होगा। मुझे कोई आइडिया नहीं है, केवल याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मेरे हिसाब से नॉनवेज किसी को नहीं खाना चाहिए। तो नॉर्मली आप ऐसे याद रखिएगा, तलने की बात हो रही है तो बकरे को तवे में तला गया। तो आपको याद हो जाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 13 है वो तवांग से बाकरो तक जाता है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 16, जो कि चेन्नई से कोलकाता तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए 16 को याद करने के लिए कर लेते हैं सोना। सोना मतलब गोल्ड वाले सोने की बात है। और आपको पता है बहुत सारे लोग गोल्ड की चेन पहनते हैं, है ना। गोल्ड की चेन पहनते हैं, चेन फॉर चेन्नई। और अगर चेन की बात करें तो नॉर्मली आपने देखा होगा जो कुत्ते होते हैं उनको भी चेन में बांध कर रखते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कुत्ते को चेन में बांध कर रखते हैं। कौन सी चेन में? सोने की चेन में। तो कुत्ता फॉर कोलकाता और चेन फॉर चेन्नई। तो आपको याद हो जाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 16 है वो चेन्नई से कोलकाता तक जाता है। या फिर आपने देखा होगा कि जो डॉग होते हैं रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, तो इंसान ये भी बोल देता है कि ये कुत्ते भी ना चैन से सोने नहीं देते, है ना। तो सोना फॉर 16, चैन फॉर चेन्नई, और कुत्ता फॉर कोलकाता। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 19, जो कि दिल्ली से जाता है कोलकाता तक। तो यहाँ पर देखिए 19 की बात हो रही है। 19 में आपको एक शब्द मिलेगा ओ, नॉइस। नॉइस मतलब शोर होता है, नॉइस शोर। दिल्ली को याद करने के लिए बिल्ली कर लेते हैं, और कोलकाता में आपको शब्द मिल जाएगा कुत्ता। तो आपको पता है जब कुत्ता बिल्ली को देख लेता है तो जाहिर सी बात है उसका पीछा करता है और बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, मतलब भौंकता है ना। तो बहुत ज़्यादा शोर मचाता है बिल्ली को देखकर कौन? कुत्ता। शोर मतलब नॉइस, नॉइस से 19। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 19 है ये दिल्ली से कोलकाता तक
जाता है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 27 जो कि पोरबंदर से सिलचर तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए 27 में आपको एक शब्द मिल जाएगा क्या, सताना। 27 सताना। और पोरबंदर में आपको एक शब्द मिल जाएगा बंदर। तो आपको पता है जो बंदर होते हैं वो सिर चढ़कर बहुत ज़्यादा सताते हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और दूसरा बहुत ही अच्छी एक ट्रिक है, यहाँ पर देखिए पोरबंदर में आपको एक शब्द मिल जाएगा बंदर। पोरबंदर मतलब पैर और बंदर। और सिलचर में आपको शब्द मिल जाएगा सिल। सिल को कर लेते हैं सिला। सिला मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। तो अगर आपको बंदर और पत्थर याद आया होगा तो आपके दिमाग में सीधे गया होगा राम सेतु, है ना। राम सेतु आपको पता है कि बहुत सारे बंदरों ने क्या किया था, पत्थर ढूंढा था, या फिर वो ऐसा बोले कि पत्थर ला ला कर दे रहे थे किनको, नल नील को। नल नील भी बंदर थे। तो उन्होंने क्या किया था कि समुद्र के ऊपर एक सेतु बना दी थी। तो सेतु बना दी थी, सेतु फॉर 27। ठीक है, किन्होंने सेतु बनाई थी, बंदरों ने। और किससे सेतु बनाई थी, शिला से। तो शिला फॉर सिलचर और बंदर से पोरबंदर। तो मेरे ख्याल से ये वाली ट्रिक बहुत अच्छी है, तो आप इसको ही याद रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 27 है पोरबंदर से सिलचर तक जाता है, क्योंकि जो सेतु है वो बंदरों ने शिला से बनाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। अब देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर कन्याकुमारी में आपको एक शब्द मिल जाएगा कन्या कुमारी। मतलब कोई कन्या है जो कि कुमारी है, मतलब अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है अगर कन्या की शादी नहीं हुई है, कुमारी है, तो वो ना तो श्रीमती बन पाएगी और ना ही वो चाची बन पाएगी, है ना। अगर कन्या कुमारी है, अभी शादी उसकी नहीं हुई है, तो ना तो वो श्रीमती बोली जाएगी और ना ही वो चाची बोली जाएगी। तो श्रीमती से आपको श्री याद आ जाएगा, श्री मतलब श्रीनगर। और चाची में आपको चार चार शब्द मिल जाएगा, चाची, चार चार। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चार चार मतलब कि जो 44 है वो कहाँ जाता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 48। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 48 है ये दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए 48 में आपको दो शब्द मिल जाएंगे, 4 और 8। 4 को कर लेते हैं चोर और 8 को कर लेते हैं एट। तो 8 में आपको एक शब्द मिल जाएगा कैट। मतलब चोर और कैट शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको पता है जो कैट होती हैं बहुत ही चोर होती हैं। घर में कोई भी चीज़ पा जाए, दूध दही एक बार खाने को, तो हमेशा ही आती हैं चोरी छुप के। तो जाहिर सी बात है अगर कोई चोर कैट रोज़ परेशान करेगी, घर में आकर दूध दही खाएगी, तो मॉम उनको चैन में बांधने की कोशिश करेंगी, है ना। उस चोर कैट को मॉम जो है वो बांधने की कोशिश करेंगी, किस में, चैन में, जिससे कि वो चोरी दोबारा ना कर पाए। तो चैन से चेन्नई और मॉम से मुंबई और कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली से दिल्ली। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 48 है वो दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई तक जाता है। या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो चोर कैट होती है ना वो मॉम का हमेशा चैन उड़ाकर रखती है। मतलब उनको चैन से बैठने नहीं देती, हमेशा ही वो परेशान करती रहती है और किचन में हमेशा चोरी करती रहती है। ठीक है, तो मॉम को चैन से बैठने नहीं देती। मॉम फॉर मुंबई, चैन फॉर चेन्नई। और कौन, बिल्ली, कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली फॉर दिल्ली। तो ऐसे भी याद रखा जा सकते हैं। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 52 जो कि संगरूर से अंकोला तक जाता है। जो अंकोला है महाराष्ट्र में पड़ता है और संगरूर जो है पंजाब में पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 52 की बात हो रही है। संगरूर में आपको एक शब्द मिलेगा संग। संग मतलब होता है साथ। और अंकोला में आपको एक शब्द मिल जाएगा अकेला। तो आपको पता है भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 52, है ना। भारत के एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा अनुच्छेद 52 में कहा गया है। वो मैंने आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद वाली वीडियो में अच्छे से याद करवाया है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि कहाँ रहेगा, राष्ट्रपति भवन में रहेगा। भवन फॉर 52। और आपको पता है राष्ट्रपति को बहुत सारी सुरक्षा चाहिए, तो वो अकेला रहेंगे, ना कि किसी के संग में, है ना। राष्ट्रपति अकेले रहेंगे राष्ट्रपति भवन में। और कैसे रहेंगे, अकेले, किसी के संग में नहीं। तो अकेला फॉर अंकोला, संग में नहीं, संग फॉर संगरूर। और कहाँ रहेंगे, राष्ट्रपति भवन में, भवन फॉर 52, भवन 52। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 52 है वो संगरूर से अंकोला तक जाता है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 53 जो कि हजीरा गुजरात से ओडिशा के पारादीप तक जाता है।
तो यहाँ पर देखिए हजीरा में आपको एक शब्द मिल जाएगा जीरा। आपको पता है जीरा जो है छौंक में काम आता है। और पारादीप में परना शब्द मिल जाएगा, ठीक है। 53 में एक शब्द लिखा हुआ है तड़पन। तिरपन तड़पन, तो आपको पता है अगर जीरा को गर्म तेल में डाल दिया जाए तो जाहिर सी बात है वो तड़पने लगता है ना। जैसे ही जीरा गर्म तेल में पड़ता है वो तड़पने लगता है। तो यहाँ पर देखिए परना फॉर पारादीप, जीरा फॉर हजीरा और तड़पना फॉर तिरपन। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 53 है वो हजीरा से पारादीप तक जाता है, क्योंकि जैसे ही जीरा गर्म तेल में पड़ता है तो तड़पने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 66, और ये जो है ये पनवेल महाराष्ट्र से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए कन्याकुमारी में फिर से कन्या शब्द ढूंढ लेते हैं। कन्या मतलब बेटी की बात हो रही है। और पनवेल में आपको एक शब्द मिल जाएगा पानी और वेल, मतलब कोई कन्या है, कोई बेटी है, कोई लड़की है जो कि पानी निकाल रही है वेल से, मतलब कुएं से। तो जाहिर सी बात है वो हाथों से निकालेगी, दोनों हाथों से खींच खींच के। और आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने एक कार्टून बनाया हुआ है, उसमें हाथ जो है वो 6 की तरह दिख रहा है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि कन्या पानी निकाल रही है वेल से, तो दिख कैसा रहा है 6 की तरह। तो आपको याद हो जाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 66 है वो पनवेल से कन्याकुमारी के लिए जाता है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 68, और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग 68 है ये जैसलमेर से प्रातिज्ञ तक जाता है। जैसलमेर जो कि राजस्थान में है और प्रातिज्ञ जो है वो गुजरात में स्थित है। तो 68 जो है ये जैसलमेर से प्रातिज्ञ तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसलमेर में आपको शब्द मिल जाएगा जय साल, मतलब साल की बात हो रही है, ईयर की बात हो रही है। प्रातिज्ञ को कर लेते हैं प्रतिज्ञा, मतलब किसी भी व्यक्ति ने कोई प्रतिज्ञा ली हुई है तो जाहिर सी बात है वो साल के हर दिन मानेगा, चाहे कितने भी साल बीत जाएं वो अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ेगा। तो प्रतिज्ञा उसकी नहीं छूटेगी, चाहे साल में कितने भी दिन बीत जाएं। तो छूटना में आपको 6 और 8 शब्द मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 68 है ये जैसलमेर से प्रातिज्ञ तक जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग को ट्रिक के माध्यम से याद किया। अब हम लोग एक एक करके भारत के सभी रेलवे जोन को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इसको भी जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पूर्वी रेलवे की। तो जो पूर्वी रेलवे है इसका मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। साथ ही साथ पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो स्थित है मुंबई चर्च गेट में। तो आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर कोलकाता में कोल शब्द लिखा हुआ है और मुंबई चर्च गेट में लास्ट में एक शब्द लिखा हुआ है गेट, ठीक है। तो दोनों को अगर मिला के पढ़ें तो क्या हो जाएगा कोल गेट, है ना। कोल और गेट तो कोल गेट हो जाएगा। अब देखिए पूर्व की बात हो रही है। जब पूर्व की बात होती है तो हमेशा हमको क्या याद आता है, सूर्य उदय, है ना, यानी सूर्योदय जो है वो याद आता है। तो जब सूर्योदय होता है तो हम सब क्या करते हैं, कोलगेट करते हैं, मतलब ब्रश करते हैं। ब्रश करते हैं जब सूर्योदय होता है, और नॉर्मली 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक तो सुबह, है ना, जागने के बाद, और दोबारा कब करना चाहिए, शाम के टाइम खाना खाने के बाद। तो जो कोलगेट है वो नॉर्मली 2 टाइम करना चाहिए, एक तो सुबह और एक शाम में खाना खाने के बाद। तो ऐसा बोल सकते हैं, एक तो सूर्योदय के समय यानी सूर्य भगवान जब पूर्व में रहते हैं तब, और दूसरा कब, जब सूर्य भगवान पश्चिम में डूब जाते हैं तब। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि पश्चिम से पश्चिम रेलवे और पूर्व से पूर्वी रेलवे। तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलगेट में कोल शब्द, तो कोल से कोलकाता, और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय गेट से मुंबई चर्च गेट। या फिर पश्चिमी रेलवे को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पश्चिम में जब आपको पता है सूर्य भगवान जाते हैं तो रात हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या करती हैं मॉम जो है घर के सभी गेट बंद कर देती हैं। तो मॉम से मुंबई और गेट फॉर चर्च गेट, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला है उत्तरी रेलवे। जो उत्तरी रेलवे है इसका मुख्यालय स्थित है दिल्ली में। तो यहाँ पर देखिए उत्तरी की बात हो रही है और रेलवे शब्द लिखा हुआ है, यानी ऐसा समझिए कि उत्तरी रेलवे। कोई भी पैसेंजर चढ़ा हुआ था जिसको कि ज़बरदस्ती रेल से उतार दिया गया, ठीक है, उतार दिया गया रेल से। तो जाहिर सी बात है टिकट लिया होगा, है ना, और उसको उतार दिया गया ज़बरदस्ती किसी भी के द्वारा। तो जाहिर सी बात है उसको क्या होगा, हर्ट होगा, मतलब दुख पहुँचेगा। तो हर्ट से हो जाएगा हार्ट, हार्ट मतलब दिल, दिल से दिल्ली। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। इसके बाद अगला है दक्षिणी रेलवे, और दक्षिणी रेलवे का जो मुख्यालय है वो स्थित है चेन्नई में। तो यहाँ पर दक्षिणी में आपको शब्द मिल जाएगा दा के बाद छिणी, मतलब छीनना।
तो जाहिर सी बात है अगर कोई किसी की चीज़ छीन ले तो सामने वाला क्या करेगा, चिल्लाएगा, है ना। कोई मान लीजिए किसी की चीज़ छीन रहा है या फिर चेन पहना हुआ है तो उसको छीन रहा है, गोल्ड चेन या फिर पैसे छीन रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई छीन के भाग रहा है तो वो चिल्लाएगा चोर चोर। तो चिल्लाना फॉर चेन्नई। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि दक्षिणी रेलवे का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में स्थित है। तो ये चार तो आपको आसानी से याद हो गए कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट में, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में और दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। तो चार आपको याद हो गए हैं, बाकी हम लोग आगे याद करेंगे। उससे पहले आप एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता दीजिए कि भारतीय रेल तंत्र का जो सर्वाधिक घनत्व है वो किस राज्य में है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि डिटेल वाली वीडियो मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर पूर्वी रेलवे जोन की, जिसका मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्वी में आपको शब्द मिल जाएगा उत्तर पूरा। उत्तर मतलब आंसर वाले उत्तर की बात हो रही है। तो मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल गया है जिससे कि उत्तर नहीं याद है, तो टीचर जी ने उसको सजा दी है। क्या सजा दी है कि जब तक उत्तर पूरा नहीं सुना पाओगे तब तक एक पैर में खड़ा रहना है। मतलब दोनों गोर नीचे तब रखोगे, गोर तब रखोगे जब उत्तर पूरा सुना दोगे। तो उत्तर पूरा फॉर उत्तर पूर्वी और गोर रख फॉर गोरखपुर। तो ऐसे याद रखिएगा कि उत्तर पूर्वी जो रेलवे जोन है उसका मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। या फिर दूसरा तरीका सन ऑफ सरदार आपने फिल्म देखी होगी, तो आपने देखा होगा संजय दत्त के यहाँ जब अजय देवगन जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अजय देवगन जो होते हैं वो विपक्ष से होते हैं, मतलब कि दुश्मन होते हैं। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि ये एकदम गोर रख दे दरवाजे के बाहर तो इसको मार दें, है ना। जैसे ही वो दरवाजे के बाहर उतर आए पूरा तो उसको मार दें। तो उतर आए पूरा गोर रख दे, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन की। जो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है इसका मुख्यालय स्थित है जयपुर में। तो जयपुर में आपको एक शब्द मिल जाएगा जय। जय को कर लेते हैं ज्वाय। ज्वाय मतलब होता है आनंद। और उत्तर पश्चिमी को याद करने के लिए कर लेते हैं उत्तर मतलब आंसर और पश्चिमी को पीछे कर लेते हैं। तो ऐसा समझिए कि क्लास में टीचर जी कुछ पूछ रहे हैं बच्चों से और क्लास में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो जाहिर सी बात है जो पीछे बच्चे बैठे रहते हैं उनका नंबर बहुत कम आ पाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक छुट्टी हो जाती है क्लास की। तो जो पीछे बैठे रहते हैं बच्चे, तो जब आगे वाले बच्चों को मार मिलती है ना तो वो एकदम मज़े करते रहते हैं, मज़े उड़ाते हैं, एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे वाले बच्चों को मार मिल रही है और पीछे वाले बचे हुए हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उत्तर पश्चिमी जो रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। या फिर उत्तर पश्चिमी को कर लेते हैं ऊपर पक्षी। तो जाहिर सी बात है ऊपर पक्षी मतलब आसमानों में पक्षी क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं, यानी इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला है दक्षिण पश्चिम रेलवे, जो कि इसका मुख्यालय स्थित है कर्नाटक के हुबली में। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैंने हुगली नहीं कहा। हुगली स्थित है पश्चिम बंगाल में, मैंने बोला हुबली। हुबली जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए दक्षिण पश्चिम शब्द लिखा हुआ है। तो दक्षिण में आपको शब्द मिल जाएगा द छीन, छीनना शब्द। और पक्षी, कौन छीन ले गया? पक्षी छीन ले गया। और आपको पता है पक्षी अगर कुछ भी छीन ले जाए, जैसे कौवा है रोटी छीन ले जाए तो छीन कर कहाँ ले जाता है? हवा में ले जाता है। तो हवा फॉर हवाली। ठीक है, हुबली, हवाली। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दक्षिण पश्चिम जो रेलवे जोन है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? हुबली में स्थित है। क्योंकि छीन ले जाते हैं अगर पक्षी तो हवा में ले जाते हैं। ठीक है, हवा में ले जाते हैं फॉर हवली यानी हुबली। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। अब यहाँ पर देखिए दक्षिण पूर्वी को कर लेते हैं दक्षिणापुरी। दक्षिण पूर्वी दक्षिणापुरी, यानी दक्षिणापुरी की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है दक्षिणा में छीनना शब्द भी मिल जाएगा। तो दक्षिणापुरी कोई छीन ले गया। और छीनेगा कब? ज़बरदस्ती छीनेगा, कोई प्रेम से तो दे नहीं देगा। तो ज़बरदस्ती छीन रहा है कैसे? कट्टा दिखा के। तो कट्टा फॉर कोलकाता। ठीक है, कट्टा कोलकाता। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दक्षिणापुरी छीन ले गए कट्टा दिखा के। तो दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। इसके बाद अगला है मध्य रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए छत्रपति में आपको एक शब्द मिल जाएगा छत्र, मतलब छाता।
या फिर यहाँ पर देखिए छत्रपति की बात हो रही तो छत भी कर सकते हैं, है ना। और मध्य रेलवे में मध्य शब्द आपको मिल जाएगा। तो आपको पता है जब बारिश होती है तो लोग क्या करते हैं, एकदम छाता के मध्य में छिपे होते हैं, जिससे कि बारिश का पानी उनके ऊपर ना पड़े। तो छाता के मध्य में छिपे होते हैं बारिश के समय में, तो छाता फॉर छत्रपति। तो याद हो जाएगा कि मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर मध्य रेलवे जोन की। तो उत्तर मध्य जो रेलवे जोन है इसका मुख्यालय स्थित है प्रयागराज में। अब यहाँ पर देखिए उत्तर मध्य में आपको एक शब्द मिल जाएगा उत्तर मध्य रेलवे, यानी रेल से कोई उतर रहा है मध्य में ही, बीच में ही उतर रहा है। तो जाहिर सी बात है बीच में उतरना चलती ट्रेन से एकदम दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो ऐसा प्रयोग जो है किसी को नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसा प्रयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए, मध्य में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है दुर्घटना हो जाएगी। तो प्रयोग फॉर प्रयागराज। तो याद रखिएगा कि उत्तर मध्य रेलवे जोन जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। या फिर इलाहाबाद भी बोल सकते हैं इसका प्राचीन नाम। तो यहाँ पर देखिए पुराना नाम है इलाहाबाद में, आपको शब्द मिल जाएगा ई के बाद लाहा, लाहा को कर लेते हैं लहू। तो उतर जाएगा अगर कोई मध्य में रेल से, चलती हुई रेल से, तो जाहिर सी बात है एकदम उसका शरीर लहू लुहान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दक्षिण मध्य रेलवे जोन की, जिसका मुख्यालय स्थित है सिकंदराबाद तेलंगाना में। अब देखिए सिकंदराबाद की बात हो रही है और दक्षिण मध्य, तो दक्षिण को कर लेते हैं दक्षिणा और मध्य यानी बीच में। तो आपको पता है दक्षिणा जो है वो पंडित जी एकदम मध्य में छिपा के रखते हैं। पंडित जी जो पोटली लिए होते हैं उसमें एकदम मध्य में बीच में छिपा के रखते हैं, जिससे कि कोई भी उनकी दक्षिणा ना छीन पाए। तो दक्षिणा को मध्य में यानी पोटली के अंदर डालकर रखते हैं। तो अंदर फॉर सिकंदराबाद। ठीक है, अंदरा सिकंदरा। तो याद रखिएगा कि दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सिकंदराबाद में स्थित है। या फिर सिकंदराबाद में सिक्का शब्द में भी मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि दक्षिणा में जो मिला होता है सिक्का, उसको पंडित जी एकदम पोटली के मध्य में छिपा कर रखते हैं। ठीक है, अगला है पश्चिम मध्य रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय स्थित है जबलपुर में। और दूसरा है पूर्वी मध्य रेलवे जोन, इसका मुख्यालय जो है वो स्थित है बिहार के हाजीपुर में। अब दोनों को एक साथ याद करेंगे। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, पश्चिम मध्य, पश्चिम को पीछे कर लेते हैं हमेशा की तरह, और मध्य यानी कोई पीछे से मध्य में आ गया है रेलवे में। आपको पता है ज़्यादातर जो बिहार वाली ट्रेन होती है उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति था जो कि भीड़ में पीछे से रेल के मध्य में आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि उसको बहुत ज़्यादा बल लगा होगा, है ना। भीड़ को काटते हुए, भीड़ को पीछे करते हुए आगे आया होगा, तो बहुत ज़्यादा बल, बहुत ज़्यादा ताकत लगी होगी, क्योंकि वो पीछे से मध्य में आ गया है। अब तो जाहिर सी बात है ताकत लगी यानी बल लगा, बल फॉर जबलपुर। तो याद रखिएगा कि पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जबलपुर में स्थित है। अब जब वो व्यक्ति मध्य में आ गया यानी बीच में आ गया, तो वो किसी न किसी से पूछेगा, है ना, कि बीच में आ गया कि नहीं आ गया। तो जाहिर सी बात है वो पूछेगा कि मैं पूरा मध्य में आ गया कि नहीं आ गया। मान लीजिए कोई भी बैठे हुए हैं पैसेंजर, उनसे पूछ रहा है कि पूरा मध्य में हूँ यानी पूरा बीच में आ गया हूँ या फिर नहीं। तो बीच में आ गया होगा तो बोलेंगे हाँ जी आप बीच में आ गए हो, और नहीं आया होगा तो बोलेंगे अभी नहीं। तो जाहिर सी बात है फिर से आगे जाएगा। तो अगर पूरा मध्य में है और फिर पूछ रहा है तो बोले हाँ जी आ गए हो, तो हाँ जी फॉर हाजीपुर। तो पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हाजीपुर में स्थित है। ठीक है, तो उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद में, पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर में, और पूर्वी मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो बिहार के हाजीपुर में स्थित है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन की, जिसका मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। इससे पहले हम लोगों ने याद किया था दक्षिण मध्य रेलवे जोन को, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दक्षिणा मध्य में रखते हैं पंडित जी, यानी अंदर रखते हैं पोटली के, है ना। दक्षिणा अंदर रखते हैं, एकदम मध्य में रखते हैं, जिससे कि कोई भी छीन ना पाए। तो अंदर फॉर सिकंदराबाद याद किया था। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दक्षिणा पूरी मध्य में रखते हैं। अच्छा, दक्षिणा पूरी मध्य में पंडित जी क्यों रखते हैं, जिससे कि कोई छीन ना पाए, है ना, यानी उनको किसी भी प्रकार का लॉस ना हो। तो जितना भी उन्होंने दक्षिणा पाया हुआ है पूरी की पूरी दक्षिणा
दक्षिणा जो है वो पूरी मध्य में रख देते हैं, जिससे कि उनको कोई छीन के ना ले जा पाए और लॉस ना हो। तो लॉस फॉर बिलासपुर, ठीक है, क्योंकि बिलास में बी के बाद लॉस शब्द लिखा हुआ है। तो दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में स्थित है। तो ये दक्षिण वाले भी आप याद रखिएगा कि दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय हुबली में, दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में, दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो चेन्नई में स्थित है। और दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, अगला है कोलकाता मेट्रो, जिसका मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। तो कोलकाता मेट्रो और कोलकाता शब्द लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, है ना, क्लियर हो रहा है नाम से ही। तो अगला है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय स्थित है गुवाहाटी में। सीमांत में यहाँ पर देखिए सीमांत शब्द लिखा हुआ, मांत को कर लेते हैं महावत, सीम महावत, ठीक है, सीमांत सीम महावत। और गुवाहाटी में गो हाथी, हाथी की बात हो रही है। और आपको पता है हाथी को जो अंकुश कर पाता है उसको क्या बोलते हैं? महावत बोलते हैं, है ना। हाथी को कंट्रोल महावत ही करता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में स्थित है। अब दो बचते हैं, एक है पूर्वी तटीय रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित है, और एक है दक्षिण पूर्वी तटीय रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। अब देखिए पूर्वी तटीय रेलवे जोन, पूर्वी तट यानी पूरा तट कर लेते हैं, पूर्वी तट पूरा तट। तो जाहिर सी बात है अगर पूरे तट की बात करें तो तटीय क्षेत्र कौन सा होता है आपको पता है? समुद्र से किनारा वाला क्षेत्र। मैंने आपको पहले ही वीडियो में समझा रखा है सभी चीज़ें। तो जो समुद्र का किनारा वाला क्षेत्र है, तट वाला क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है वो नम होगा, है ना, क्योंकि वहाँ पर पानी आएगा तो नमी बनी रहेगी, जिस कारण से वहाँ पर वन होंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे ना, तो वन होंगे। तो वन फॉर भुवनेश्वर, वनेश्वर, भुवनेश्वर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पूर्वी तटीय रेलवे जोन जो है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। अब जो दक्षिण पूर्वी तटीय रेलवे जोन है ना, तो उसमें एक शब्द लिखा हुआ है दक्षिण। तो दक्षिण को कर लेते हैं छीन, छीनने की बात हो रही है। तो पूर्वी तटीय रेलवे जोन में बहुत सारे वन थे, तो यहाँ पर देखिए छीन लिया गया पूर्वी तटीय रेलवे जोन को। क्यों छीन लिया गया? क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे थे, जाहिर सी बात है पेड़ पौधों से लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं जो कि बहुत सारे उपयोग में आती हैं, है ना। तो उसको छीन लिया गया, मान लीजिए किसी के द्वारा छीन लिया गया। तो छीन लिया गया तो पेड़ पौधे काट लेंगे, उसका उपयोग कर लेंगे, और वहाँ पर केवल शाखाएँ ही, जो छोटी मोटी शाखा होंगी पेड़ों की, वही देखने को मिलेंगी, क्योंकि पहले ही वहाँ पर जो पेड़ थे उनको काट ले गए, छीन लिए। दक्षिण जो पूर्वी तटीय रेलवे जोन है तो उसको छीन लिए, छीनना मतलब दक्षिण। तो छीने पूर्वी तटीय रेलवे जोन को, तो जो पेड़ थे वन थे तो उनको सब ले गए, केवल शाखा पड़ी रह गई, शाखा फॉर विशाखापट्टनम। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दक्षिण पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में स्थित है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको भारत के सभी 18 रेलवे जोन और उनके मुख्यालय याद हो चुके होंगे। तो अगर आपको याद हुए हैं वाकई में, तो आप कमेंट करके भारत के सभी 18 रेलवे जोनों के मुख्यालय बताइएगा, और साथ ही साथ बताइएगा कि भारत में मोनो रेल की शुरुआत कब हुई और भारत में बुलेट ट्रेन की शुरुआत कब हुई, और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।